हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शंस। सो एज यू नो हमारी प्रतिबद्ध सीरीज चल रही है जहां पर हम मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और उन्हीं से रिलेटेड पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करते हैं। सो आज हम टॉपिक करेंगे इलेक्शंस। अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो आज कोशिश करेंगे इस टॉपिक को खत्म करने की। लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सो पहला टॉपिक आप देख सकते हैं विच इज पॉलिटिकल पार्टीज अंडर आरटीआई। सो यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत लाया जाए। सो आप देख सकते हैं क्या रीजन है कि इनको क्यों हम आरटीआई के तहत लाएं। सबसे पहले अलॉटेड गवर्नमेंट लैंड एट सब्सिडाइज रेट्स, फ्री टाइम ऑन एयर एंड दूरदर्शन। अब भाई अगर आपको इतना फ्री टाइम दिया जा रहा है, आपको इतना सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। अकाउंटेबिलिटी किसके लिए बनती है? लोगों के लिए बनती है। तो यस, दे शुड कम अंडर आरटीआई। दूसरा, डायरेक्ट लिंक बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज ही तो सरकार बनाती हैं, तो इसलिए डायरेक्ट लिंक आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए भी इनको आरटीआई के तहत आना चाहिए। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड मनी पावर और मसल पावर आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सर्वाइव कर पाती हैं और सरकारें बना पाती हैं। तो यहाँ पर आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, विल एनहांस द क्रेडिबिलिटी। अब ऑब्वियसली बात है, अगर ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ाना है तो ट्रांसपेरेंसी को लेके आना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी को लेके आना पड़ेगा। और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए सबसे असेंशियल टूल कौन सा बन जाता है? इट इज आरटीआई। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन इंटरनल डेमोक्रेसी। सो जब हम डेमोक्रेटिक नेशन तो हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, बट इंटरनल डेमोक्रेसी की भी जरूरत है। तो ये एक तरह से क्या प्रॉस्पर करेगा? इट इज इंटरनल डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, भूटान और जर्मनी आपको देखने को मिलता है। अब क्यों नहीं आनी चाहिए? सबसे पहले मलिशियस इंटेंट बाय राइवल्स का मलिशियस इंटेंट हो सकता है, जिसकी वजह से जो पार्टीज हैं उसमें झगड़ा हो सकता है। न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी होनी चाहिए जो डॉक्यूमेंटेशन इनकी ले। डाइवर्जिंग टू मच इन्फॉर्मेशन कैन डिस्टॉर्ट इंटरनल डेमोक्रेसी। अब बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो वो भी एक्चुअली में डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो यहाँ पर एक बैलेंस सा मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ की कंसिडरेशंस क्या है? तभी मैं बोल रही हूँ बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड ऑटोनॉमी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड गुड गवर्नेंस, पोटेंशियल बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स में एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, एंड टू सेफगार्ड द डेमोक्रेटिक फैब्रिक। तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द टू। ठीक है। सो अगेन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर आरटीआई के तहत आती हैं तो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट आता है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। नाउ क्वेश्चन ये उठता है, बार बार आपको देखने को मिलता है कि हमें क्या होना चाहिए, क्योंकि मनी पावर यहाँ पर यूटिलाइज होती है, जिसकी वजह से जो असेंशियल्स ऑफ डेमोक्रेसी है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की। तो यहाँ पर क्या प्रोज कॉन्स हैं वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कैंडिडेट्स हैं उनको कौन यहाँ पर पैसा दे? दैट इज सरकार। ठीक है। सेंट्रल टू एड्रेसिंग पॉलिटिकल करप्शन एंड एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी। सो ये कहा जाता है कि इसका मेन एम क्या है? करप्शन को रोकना, मनी पावर को रोकना, जिससे कि यहाँ पर जो जिनके पास पैसा है वही सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट सरकारें ना बनाए। यहाँ पर जो आम जन है, जो एक्चुअली में कुछ भला करना चाहता है देश का या सिटीजन्स का, तो वो पार्टिसिपेट कर पाए। तो एक तरह से करप्शन को कम करने की बात करी जा रही है और अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट करने की बात करी जा रही है। ना इश्यूज क्या हैं इलेक्टोरल फंडिंग में? अगर ऐसा कर दिया जाता है तो व्हाट आर द इश्यूज? सबसे पहले ओपेसिटी इन डोनेशंस। अब मेजॉरिटी थ्रू अनोनिमस कैश डोनेशंस आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा, लैक ऑफ एक्शन अगेंस्ट ब्राइब्स। कोई ब्राइब दे रहा है तो वहां पर आपको कोई एक्शन नहीं देखने को मिलता है। सो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे नीड फॉर सेक्शन 58B इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। दूसरा, अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशंस आपको देखने को मिलते हैं। सो रिमूवल ऑफ 7.5% प्रॉफिट कैप आपको देखने को मिलता है। अलाउइंग फॉरेन फंडिंग। रिस्क क्या है? गवर्नेंस का, इंटरफेरेंस का, कि दूसरी कंट्रीज यहाँ पर इंटरफेयर करेंगी। तीसरा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलता है। नॉन कंप्लायंस विद ऑडिट रिपोर्ट से आप कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेज की अगर बात करते हैं, क्विड प्रो क्वो का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, तुम मेरे लिए काम करो। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर यहाँ पर जो कॉर्पोरेट फंडिंग मिलती है, तो कॉर्पोरेट फंडिंग क्यों दी जाती है? कि भाई तुम जब सरकार में आओगे तो मेरे लिए कुछ बेनिफिट करना। तो दिस इज क्विड प्रो क्वो। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती है और क्रिमिनलाइजेशन बढ़ सकती है। ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट फंडिंग के आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। आर्ग्यूमेंट्स फॉर, क्या इसकी एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले
एनहांस कर देगी ट्रांसपेरेंसी को, ऑब्वियस सी बात है, जो भी पार्टी है या कैंडिडेट है वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी एक इंक्लूड हो जाएगी। दूसरा, एक तरह से जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास पैसा है, उनका जो पावर है वो एक्चुअली में रिड्यूस होगा। कर्ब्स करप्शन एंड प्रमोट्स इंटरनल डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और जो वीकर सेक्शंस हैं वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सपोर्टेड बाय वेरियस कमिटीज, जैसे इंद्रजीत गुप्ता लॉ कमीशन, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कमीशन ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की। नाउ व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट? अब टैक्स पे सपोर्ट फॉर अपोजिंग आइडियोलॉजीज, भाई मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर पार्टी को, लेकिन जब गवर्नमेंट सरकारें ही पॉलिटिकल पार्टीज को और इलेक्शन जो कैंडिडेट्स हैं उनको फंड करेगी, तो मैं नहीं चाहता भाई दूसरी, मेरा पैसा जो है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो किसी अपोजिंग आइडियोलॉजी को जाए। तो सबसे बड़ा इशू आपको ये देखने को मिलता है। इनकरेजेस स्टेटस को एंड चैलेंजेस फॉर न्यू पार्टीज, जो न्यू पार्टीज बनेंगी स्टेटस को का मेंटेन करने के लिए, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इनकरेज करेगा। डिस्टेंस बिटवीन लीडर्स एंड सिटीजन्स, लीडर्स और सिटीजन में एक डिस्टेंस हो जाएगा। फ्रिवलेस कैंडिडेसी हो सकती है, मिसयूज ऑफ फंड्स भी हो सकते हैं कि भाई ज़बरदस्ती आपको पता है आपको वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या कर लोगे, आप कैंडिडेसी के लिए खड़े हो जाओगे। तो ये सबसे बड़ा रिस्क आपको देखने को मिलता है। पोटेंशियल फॉर सप्लीमेंटिंग रादर दैन सब्सटीट्यूटिंग पर्सनल एक्सपेंडिचर, वही आप सप्लीमेंट कर रहे हो रादर सब्सटीट्यूट। तो आप अपने खर्चे को क्या करोगे, अपना खर्चा तो करोगे, साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगी, गवर्नमेंट भी, सरकार भी आपको पैसा दे देगी। तो भाई आपके पास तो और ज़्यादा पैसा हो गया है ना, तो जो एक्चुअली में हम चाहते हैं वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। नॉमिनल फी है, रेगुलर इलेक्शंस एंड एक्सपेंडिचर लिमिट सजेस्टेड, ठीक है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कुछ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट इंड्यूस्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कब कब हुए। सो उसमें आपको क्रोनोलॉजी देखने को मिलेगी। नाउ की केसेस की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं एडीआर केस, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन एक्ट, नॉमिनेशन, जो भी नॉमिनेशन आप करोगे तो आपको मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जन चौकीदारी की अगर बात करते हैं, कस्टडी कैन नॉट कंटेस्ट स्टैंड। लिली थॉमस केस देखने को मिलता है, सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। नेगेटिव वोटिंग नोटा इंट्रोड्यूस किया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने वीवीपैट को आपको देख सकते हैं एक तरह से इंट्रोड्यूस किया। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की दी गई हैं किसके लिए, फ्रीबीज और मैनिफेस्टोस के लिए। बैन ऑन कास्ट रैलीज पे बैन करने की बात की गई है। और 2015 में नलिफाई इलेक्शन इफ क्रिमिनल रिकॉर्ड अनडिस्क्लोज्ड, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड आपने अनडिस्क्लोज किया है, मतलब आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो आपकी कैंडिडेसी को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नलिफाई दी इलेक्शन को ही नलिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस करी हैं। तो हम इसको देख लेते हैं बाय एंड बाय क्रोनोलॉजी के वे में। सो प्री 1996 के पहले कैसा था, रिफॉर्म्स क्या क्या इंट्रोड्यूस किए गए। सबसे पहले वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया 21 से 18। 1998 में इंक्रीमेंट करा जाता है नंबर ऑफ प्रपोजर्स में। नंबर ऑफ प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स, आई होप आपको स्टैटिक पोर्शन याद होगा, वहां पर आप आराम से पढ़ सकते हैं। 1989 की बात करते हैं तो ईवीएम्स की प्रोविजंस आपको देखने को मिली। अर्जोन पोल फॉर बूथ कैप्चरिंग, अगर बूथ कैप्चरिंग करी जाती है तो अर्जोनमेंट कर दी जाए, रोक दिया जाए उसको। 1993 में एपिक इंट्रोडक्शन करी गई, ठीक है। सो आईडीज जो हैं वो आपको देखने को मिलता है एपिक नंबर, सो वो इंट्रोड्यूस किया गया। सो दीज वर सम ऑफ द रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस प्री 1996। फिर पोस्ट 1996 देख सकते हैं, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं वहां पर भी प्रपोजर्स की रिक्वायरमेंट कराई गई। रिक्वेजेंट इलेक्शन ड्यूटी स्टाफ, 1999 में पोस्टल बैलेट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। 2003 में आपको क्रिमिनल एंटीसेडेंट्स डिस्क्लोजर देखने को मिलते हैं। राज्यसभा इलेक्शंस के लिए जो डोमिसाइल रिक्वायर्ड था पहले, उसको रिमूव किया गया। ओपन बैलेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। एग्जेम्पशन किया गया ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर का। फ्री इलेक्टोरल रोल्स और एयर टाइम दिया गया। एंड पार्टीज दे एंगेज फीचर्स जैसे फर्स्ट इन 2004 एंड 2009, ठीक है। सो अगेन कुछ कुछ फीचर्स आप याद रख सकते हैं। देखो ये याद ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस कि कौन कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कब कब हुए। तो प्री 1996 एंड पोस्ट 1996, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको देखने को मिलता है पोस्ट 2010। ना पोस्ट 2010 में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं। सबसे पहले एपेलेट अथॉरिटी विद इन डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई है। नोटा का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। सिटीजन जो आउटसाइड इंडिया है उनको इलेक्टोरल रोल में जगह दी गई है। जेल पुलिस कस्टडी अलाउड टू कंटेस्ट, जो भी पुलिस कस्टडी में भी हैं वहां पर ये कंटेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 8 क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया रोपा एक्ट का। कैपिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे एक कैप लगाई गई। फोटोज ऑन ईवीएम एंड बैलेट पेपर्स को इंट्रोड्यूस किया गया।
जो कैश डोनेशंस हैं उसको लेस देन 2000 किया गया। दो, आप देख सकते हैं जो ये बिल है जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसको रद्द भी कर दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है। कैप ऑन कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस, अब जो कैप थी कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशन पे उसको रिमूव किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 रिफॉर्म्स के बाद, ठीक है। सो अगेन याद रखना है यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अब तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है, लेकिन फिर भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को यहाँ पर अलाउ किया गया। तो कुछ अच्छी बातें करी हैं, कुछ बुरी बातें की हैं। देखो हर चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, बट अभी फॉर द टाइमिंग वी आर discussing electoral reforms, so again you have to remember chronologically, right? Next topic आपको देखने को मिलता है which is MCC, Model Code of Conduct. Now जिस दिन elections introduce करे जाते हैं, जिस दिन announce किए जाते हैं, उससे लेकर elections के result जब तक नहीं आते थे तब तक आपको MCC लागू होता हुआ दिखता है। बट जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है अभी भी कोडिफाइड नहीं है, मतलब कोई इसकी लीगल बैकिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इट इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, ठीक है। सो एमसीसी की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इशूज बाय इलेक्शन कमीशन इन 1971 में इसको इशू किया गया है, लेकिन यूज़ किया गया 1991 के बाद ही। कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग इनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। कंसेंसस ड्रिवन कोड है, कंसेंसस मतलब सारी पार्टीज रजामंद होती हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए या मानने के लिए रेडी हो जाती हैं, तो कंसेंसस ड्रिवन है। एम क्या है, हम लेवल प्लेइंग फील्ड अचीव करना चाहते हैं और कोई भी ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उनमें क्रैशेस ना हो, इसलिए इसको लागू किया जाता है। जैसे ही अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल होता है तब से एमसीसी लागू हो जाता है। कब तक लागू रहता है, रिजल्ट तक लागू रहता है। फीचर्स क्या है, तो बेसिकली ये गाइडलाइंस दी जाती हैं कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को अपना कंडक्ट रखना है। दूसरा, मिनिस्ट्री और पब्लिक ऑफिसेज जो हैं दे कैन नॉट कंबाइन ऑफिस विजिट्स विद इलेक्शनरिंग। तीसरा, इश्यूज ऑफ एडवर्टाइजमेंट एट पब्लिक एक्सपेंस प्रोहिबिटेड। जो भी पब्लिक एक्सपेंस है मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप अपनी पब्लिसिटी करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं ना। फीचर्स क्या है, तो आप देख सकते हैं नो न्यू ग्रांट्स या स्कीम्स। जब एमसीसी लागू कर दिया गया है तो आप लोगों को ल्योर करने के लिए, वोटिंग अपने फेवर में करने के लिए कोई भी नई स्कीम या कोई भी नया बजट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। स्कीम्स येट टू स्टार्ट, फील्ड इंप्लीमेंटेशन आर प्रोहिबिटेड। तो फील्ड इंप्लीमेंटेशन अगर स्टार्ट नहीं हुई है तो भी उसको प्रोहिबिट किया जाता है, कहा जाता है कि एमसीसी के बाद ही होगा। 2013 में एडिशंस आपको देखने को मिलते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टोज। सजेस्ट मीन्स टू अचीव प्रोमिसेस। भाई आप प्रोमिसेस कर देते हैं, आप अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि भाई मैं हर यहाँ पर जो लेडीज हैं उनको 1 लाख रुपीस दूंगा। भाई कैसे दोगे, ठीक है, तो वेज बताइए अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए, व्हाट विल यू डू, वो बताना जरूरी है। प्रोहिबिट प्रोमिसेस कॉजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर उससे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर जो मैनिफेस्टोज में वो ले प्रोमिसेस हैं उनको बेसिकली प्रोहिबिट किया जाता है ना, बिकॉज दिस इज एमसीसी, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग तो है नहीं, तो इसीलिए आपको देखने को मिलता है इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट्स फॉर इंक्लूजन इन आरपीए विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो इसको बेसिकली कोडिफाई करने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसकी लीगल बैकिंग हो, स्टैट्यूटरी बैकिंग हो। तो क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं कि हाँ ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ऐड हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कुछ जो आरपीए में प्रोविजंस हैं उसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग है, जैसे वायलेशन ऑफ सीक्रेसी ऑफ वोटिंग, एनमिटी बिटवीन कम्युनिटीज, वहां पर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत ये डिस्क्वालिफिकेशन फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो एमसीसी को भी लागू कर देना चाहिए। विल मेक एमसीसी जस्टिशिएबल इन कोर्ट। कल को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट एमसीसी को वायलेट करता है तो आप उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तीसरा, इनेबल्स इलेक्शन कमीशन टू टेक एडिक्वेट एक्शन, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ कोड ही है, कोड, कोई लीगलाइज्ड बैकिंग इसके पास नहीं एग्जिस्ट करती है, इसलिए आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन आज सच कोई स्टेप्स नहीं ले पाता है। तो जब इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल जाएगी तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर स्टेप्स ले पाएगा। नेक्स्ट, रेगुलेट्स एक्टिविटीज इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटीज हैं उसको रेगुलेट कर सकता है। 2013 में आपको देखने को मिलता है पीएससी ऑन लॉ एंड जस्टिस रेकमेंड्स द सेम। यहाँ पर जो कमीशंस हैं, कमिटीज़ हैं, उन्होंने भी रेकमेंड किया है कि एमसीसी को क्या कर दिया जाए, स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी जाए। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे लीगल कोडिफिकेशन ऑफन रिजल्ट्स इन नीडलेस लिटिगेशन। अब क्या होगा, ज़रा सा भी कोई एमसीसी को वायलेट करेगा वैसे ही हर लोग कहाँ पर पहुँच जाएंगे, कोर्ट पहुँच जाएंगे, लिटिगेशन बढ़ जाएगी फालतू में।
दूसरा, इम्पार्शियल वॉच डॉग्स आर मोर इफेक्टिव। इम्पार्शियल जो वॉच डॉग्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं रादर देन एक रेगुलेटर बनाने के। इंक्रीज डिलेज हो जाएंगे रिजॉल्विंग इश्यूज में। अगर हम इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो अननेसेसरी डिलेज आपको देखने को मिलेंगे। डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा इलेक्शन कमीशन के पावर में, ठीक है। इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट द इंक्लूजन इन आरपीएम। नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है विच इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ना क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं तो क्रिमिनलाइजेशन का मतलब क्या है? जब पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स ऐड हो जाते हैं उसको क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स कहा जाता है। इट रेफर्स टू इंडिविजुअल्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड्स। ना हमारे यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आप पे यहाँ पर इल्ज़ाम लगा है, मतलब अभी आप पे केस चल रहा है, अभी जजमेंट नहीं आई है। जब तक आप पे केस चल रहा है, चाहे मान लीजिए कोई हीनियस क्राइम का ही क्यों ना चल रहा, मर्डर का क्यों ना चल रहा, तब भी आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब तक जजमेंट नहीं आ जाती। और जजमेंट भी अगर 2 साल से अबव आपको पनिशमेंट देखने को मिलती है तभी आप क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से आपको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। फैक्ट्स देख लेते हैं। 43% ऑफ एमपीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर आपको देखने को मिलता है। तो 43% ऑफ एमपी इलेक्टेड इन 2019 हैड डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, मतलब अभी तक ट्रायल बेसिस पे है। 29% ऑफ एमपीज हैड सीरियस क्रिमिनल केसेस। इनमें से 29% पे सीरियस क्रिमिनल केसेस जैसे मर्डर, रेप का चार्ज लगे हुए हैं। इंक्रीज फ्रॉम 34% इन 2014 टू 43% इन 2019, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नाउ कॉजेज क्या है? सबसे पहले वोटर अवेयरनेस। वोटर की अवेयरनेस ही नहीं है। वोटर किस बेसिस पे वोट कर रहा है? मैनिफेस्टोज पे, ल्योरिंग पे, कास्ट के बेसिस पे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वोटर की अवेयरनेस ही नहीं है कि जिस कैंडिडेट को हम यहाँ पर वोट डालने जा रहे हैं क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, नहीं है। दूसरा, मसल एंड मनी पावर। जो मसल और मनी पावर है वो डोमिनेट करता है, तो नोबडी केयर्स कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तीसरा, वीक लॉज। जुडिशियल प्रोसेस, उस ट्रायल चलता रहता है, सालों साल ट्रायल चलता रहता है। अगर कन्विक्शन हो जाए तो भाई आप तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कन्विक्शन रेट्स जो है वो बहुत कम है। इसकी वजह से आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज प्रायोरिटाइजिंग विनेबिलिटी ओवर इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? कि भाई जीतना है। अब जीतने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब जो पैसा है, जिनके पास पैसा है, चाहे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, उनको क्या दे दी जाती है? टिकट्स दे दी जाती है। तो यहाँ पर आपको इनकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? ऑब्वियसली बात है, पब्लिक ट्रस्ट इरोड होता है। पॉलिसी डिसीजन जो हैं वो फेवर करती हैं वेस्टेड इंटरेस्ट, इनकरेज करती हैं करप्शन और इनएफिशिएंसी, और अंडरमाइन करती है रूल ऑफ जस्टिस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस भी हैं। 2018 में मैंडेटरी डिस्क्लोजर किया गया कि भाई आपको डिस्क्लोज करना ही करना है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आप पे चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना ही। अगर डिस्क्लोज नहीं करोगे तो उस इलेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा। 2020 parties must publicize reasons for fielding candidates with criminal backgrounds, ठीक है ना। recommendations क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लेके आओ जो भी इलेक्टोरल ऑफेंसेस किए हैं। दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स अपॉन कन्विक्शन। जैसे ही कन्विक्शन हो उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन कर दी जाए। ग्रेटर वोटर अवेयरनेस, ऑब्वियसली बात है वोटर अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। स्ट्रेंथन करो इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी, और लॉज इनैक्ट किए जाएं टू डिबार कैंडिडेट्स विद सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। अगर उन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं तो कोई ऐसा एक्ट लेके आया जाए जिसमें उनको डिबार किया जाए कि आप इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ना चैलेंजेस हैं, ऑब्वियसली बात है पॉलिटिकल पार्टीज क्या लाना चाहेंगी इसको? कभी कभी नहीं लाना चाहेंगी। तो रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। जुडिशरी ओवरबर्डनड है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को एक्सपर्टाइट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कन्विक्शन हो, लेकिन जुडिशरी ओवरबर्डनड है। तीसरा, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। कोई पॉलिटिकल विल ही नहीं है। तो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। कोलैबोरेटिव अप्रोच की जरूरत है बिटवीन जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन एंड सिविल सोसाइटी, एंड एम्फेसिस की जरूरत है ऑन एथिकल पॉलिटिक्स रादर देन मनी एंड मसल पावर। यहाँ पर एथिकल पॉलिटिक्स की जरूरत है। सो दिस कैन बी द वे फॉरवर्ड, राइट। सो दिस इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देन नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन, हमने बार बार इसको डिस्कस किया है। रादर जो हमारी सर्वधा सीरीज है हमने वहाँ पर भी इसको बार बार ही डिस्कस किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं उनको साइमल्टेनियसली होल्ड किया जाए।
हमारा एम क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्शन रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस हैं और कॉस्ट्स हैं उसको हम कम कर पाएं। तो बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो यही है, कॉस्ट एफिशिएंसी है, ठीक है। दूसरा, गवर्नेंस में स्टेबिलिटी रहती है, नहीं तो क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शंस खत्म होते हैं, नेक्स्ट ही नेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं स्टेट इलेक्शंस। ना स्टेट इलेक्शन जब होते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का ध्यान कहाँ चला जाता है? गवर्नेंस में नहीं जाता, किस में चला जाता है? इलेक्शंस को विन करने में, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस करेगा वोटर फटीग। नहीं तो क्या लगता है यार, अभी तो लोकसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करा था हमने, वोट डालने गए थे, अब स्टेट इलेक्शन में जाते ही नहीं है हम, ठीक है। तो वोटर फटीग जो आपको देखने को मिलती है तो वो भी एक तरह से रिड्यूस हो जाएगी। पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बेनिफिट्स हैं, बट कुछ ऑब्वियस सी बात है चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी। अब उसकी वजह से क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे टू कंडक्ट द इलेक्शन साइमल्टेनियसली, जैसे ईवीएम्स, वीवीपैट्स बहुत सारे लेने पड़ेंगे, तभी साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है लॉजिस्टिकल चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब ऐसा कहा जा रहा है कि 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, जो कि एक टफ टास्क है, ठीक है। तो दूसरा टास्क है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। रीजनल डिस्पैरिटीज आपको देखने को मिलते हैं। अब जो स्मॉलर पार्टीज हैं या रीजनल पार्टीज हैं, दे में फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम द नेशनल पार्टीज, है ना। तो यहाँ पर जो स्मॉलर पार्टीज हैं उनको डर है कि हमारा जो रोल है वो कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिसरप्शन आपको देखने को मिलती है। अब डिसोल्यूशन करनी पड़ेगी ऑफ वन असेंबली, माइट अफेक्ट द एंटायर शेड्यूल, पूरे शेड्यूल को एक तरह से अफेक्ट कर सकती है। तो रिकमेंडेशंस क्या है? लॉ कमीशन ने यहाँ पर रेकमेंड किया था कि ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन किया जाए फेजेस में। पार्लियामेंट्री कमिटीज, अब यहाँ पर भी कंसेंसस बिल्डिंग अमंग स्टेक होल्डर्स होना चाहिए, तभी इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लाओ, फेस्ड इंप्लीमेंटेशन करो, जो कि रामनाथ कोविंद कमेटी आपको देखने को मिलता है, एंड रिसेंटली कैबिनेट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। तो वहां पर आप देख सकते हैं एक तरह से वहां पर फेस्ड इंप्लीमेंटेशन की ही बात की गई है, ठीक है। और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए, यहाँ पर पार्टिसिपेशन करवाई जाए पब्लिक से, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इनपुट मिल पाए, ठीक है जी। सो दिस इज साइमल्टेनियस इलेक्शंस, अगेन अ सिंपल टॉपिक। नेक्स्ट आता है फ्रीबीज इन पॉलिटिक्स। फ्रीबीज, सो यहाँ पर बोला जाता है कि अगर आप हमें जिताएंगे तो हम आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए देंगे, एंड सो फोर्थ। दिस इज फ्रीबी कल्चर, ठीक है ना। सो फ्रीबी कल्चर का यहाँ पर आपको क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, freebies refer to goods, services और financial incentives promised by the political parties to garner votes. So votes को accumulate करने के लिए यहाँ पर political parties जो voters हैं, voters को lure करती हैं कि अगर तुम हमें वोट दोगे तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, राइट। सो आप देख सकते हैं it includes items like free electricity, water, smartphones and loan waivers. सो आर्ग्यूमेंट्स क्या है फेवर में? सबसे पहले पॉवर्टी एलिविएशन का काम करती है। ऑब्वियसली बात है, अगर फ्रीबीज, जैसे अगर पुअर स्टाटा है तो उनके लिए ये जो फ्रीबी कल्चर है उनके लिए एक इंसेंटिव है, एडवांटेज प्रोवाइड करता है। दूसरा, वेलफेयर को बूस्ट करता है और इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोवाइड करता है। अगेंस्ट क्या है? सबसे पहले फिस्कल बर्डन। भाई आप प्रोमिस कर देते हैं लेकिन किस तरह से उसको ऑगमेंट करेंगे वो नहीं बताया जाता है। अब जिसकी वजह से आपको क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं? फिस्कल बर्डन। दूसरा, इनएफिशिएंसी आपको देखने को मिलता है। इनएफिशिएंसी अगर हम बात करते हैं, जैसे डाइवर्ट्स रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ऑन फ्रीबी कल्चर। अब फ्री बिजली, फ्री पानी के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सारा पैसा जो फंडिंग है गवर्नमेंट की, सरकारों की, कहाँ चली जाती है? वहां चली जाती है। जबकि होनी किस में खर्चा चाहिए था? दैट इज ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बन ही नहीं पाता है। तीसरा आपको देखने को मिलता है वोटर को मैनिपुलेट किया जाता है। सो इट अंडरमाइंस आवर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बाय इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स अनफेयरली। सेल्फ रिलायंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है इसकी वजह से, ठीक है। सो दीज आर दी फ्रीबीज कल्चर, राइट। क्लैरिटी है? ओके। नाउ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जुडिशियल और एक्सपर्ट ओपिनियंस की, तो देख लेते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? कॉल्ड फॉर बैलेंस बिटवीन वेलफेयर मेजर्स एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई ऐसा नहीं है कि आपने अनाउंसमेंट कर दी, किस तरह से आप उसको फुलफिल करोगे? फ्रीबी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉवर्टी एलिवेशन करनी है हमें, इट इज नॉट एन इशू, लेकिन किस तरह से होगा? क्या फिस्कल बर्डन बच जाएगा? क्या फिस्कल कंसिडरेशंस आप देख के यहाँ पर फ्रीबी दे रहे हो? तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ने बोला है एडवोकेट्स फॉर रेगुलेशन ऑन प्रोमिसेस मेड इन द मैनिफेस्टोज। जो भी मैनिफेस्टोज हैं उसमें आप जो प्रोमिसेस ले डाउन कर रहे हो उस पर आपको ख्याल रखने की जरूरत है। एम्फोसाइज सस्टेनेबल वेलफेयर प्रोग्राम, सस्टेनेबल वेलफेयर प्रोग्राम्स को ये एम्फोसाइज करे, ये नीति आयोग का रिकमेंडेशन है। सो रिकमेंडेशंस की अगर बात करते हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए और परफॉर्मेंस ऑडिट्स होने चाहिए, ठीक है। सो एड्रेसिंग इफेक्टिव फॉर वेलफेयर मेजर्स, ऑडिट्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सो यू कैन ऑल्सो राइट द वे फॉरवर्ड, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होने चाहिए
और एक बैलेंस किया जाए वेलफेयर और डेवलपमेंट में, ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्रूशल। क्लैरिटी है? सो दिस इज फ्रीबीज इन पॉलिटिक्स, क्लैरिटी है? नाउ अगेन वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द न्यूज, जो न्यूज में टॉपिक्स रहे हैं इलेक्शंस रिलेटेड, दैट वी हैव डिस्कस्ड। बाकी आपका जो स्टैटिक पोर्शन है जिसमें आपको रोपा एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो क्रूशल, बट वो आप स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते ही हैं, तो इन एनी सेंस दैट टॉपिक ऑल्सो इंक्लूड्स, राइट? नाउ we'll see the previous year questions. So previous year questions आप देख सकते हैं, आपको 2017, 2018, 2021 एंड 22 में आपको लॉ जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन 2017 में है साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे। अगेन सिंपल है, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकसभा का साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराते हैं तो टाइम तो बचेगा, मनी भी बचेगा, लेकिन इट विल रिड्यूस द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि नहीं तो क्या है, हमेशा जो सरकार है वो अपने टोस पे रहती है कि भाई लोकसभा में तो जीत गए लेकिन हमें इस स्टेट में भी जीतना है, तो अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। लेकिन जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो वो चिल मारेंगे, भाई 5 साल है हमारे पास, अब 5 साल हम कुछ करें ना करें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने बोला है कि टाइम और मनी तो सेव हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से क्या इरोड हो रहा है, पब्लिक ट्रस्ट इरोड होगा, ठीक है? To enhance the quality of democracy in India, Election Commission of India has proposed electoral reforms. So electoral reforms के बारे में पूछा जो अभी हम पढ़ के आए हैं। 2018 की बात करते हैं तो कंट्रोवर्सी आपको हमेशा ईवीएम्स में देखने को मिलती है। बार बार यहाँ पर जो ऑपोजिशन पार्टी जब हार जाती है तो क्या बोलती है कि ईवीएम्स में झोलझाला है ना? तो ईवीएम्स के बारे में पूछा गया है। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ इलेक्शंस? इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या, क्योंकि बहुत से लोग मानते भी हैं कि हाँ आपने ईवीएम में झोल झाला किया है, तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन पे एक क्वेश्चन उठ जाता है कि आप कैसे ट्रस्टवर्दीनेस लेके आएंगे बैक इनटू द इलेक्टोरल सिस्टम। नेक्स्ट 2021 एमसीसी के ऊपर क्वेश्चन है, हम पढ़ के आ चुके हैं। 2022 आपको रोपा एक्ट के तहत देखने को मिलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ठीक है? सो एक एक करके पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साइमल्टेनियस इलेक्शंस है, या अभी हम पढ़ के आए एडवांटेजेस और कंसर्न्स आपसे पूछे गए हैं। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग करेगा, मिनिमाइज करेगा इलेक्टोरल फिटीग को, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा और एक तरह से पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलेगी। बट कंसर्न्स भी ऑब्वियस बात है, रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी, जो सरकार है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं तो हर साल आती है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, हर 5 साल के बाद आपको अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। नेशनल और रीजनल इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे और एक तरह से इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा वोटर बिहेवियर पे, हम अभी डिस्कस करके आए हैं। और साइमल्टेनियस इलेक्शंस लास्ट 1 ईयर से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इन एनी सेंस दिस इज क्रूशियली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला था, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 2016 के बाद, तो आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, मैंडेटरी डिस्क्लोजर करना है डोनेशंस का। दूसरा, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन आपको कैंडिडेट्स की देखने को मिलती है विद सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, तो कन्विक्शन अगर हो जाती है तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन फेस करनी पड़ेगी। रेगुलेशन करा गया इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे, यहाँ पर लिमिट्स लगाई गई हैं पार्टी एक्सपेंडिचर पे, और स्ट्रेंथन किया गया है मैकेनिज्म्स टू मॉनिटर देयर फंडिंग। स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल प्रोसेस, अब यहाँ पर लिंक करा गया है आधार को वोटर आईडी से, जिससे कि एलिमिनेट किया जाएगा डुप्लीकेट एंट्रीज, है ना? और एनहांस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है इलेक्शन मैनेजमेंट में। सो दीज आर सम ऑफ द रिफॉर्म्स जो 2016 के बाद ली गई हैं। अब इससे कैसे एनहांस होता है इलेक्टोरल इंटेग्रिटी? सो आप देख सकते हैं वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ता है। दूसरा, जो पेड न्यूज है और मीडिया बायस है उसको भी कर्ब किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन मीडिया कवरेज ड्यूरिंग इलेक्शंस, ठीक है? तो पीनलाइज भी किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ एयर चले जाते हैं कुछ जो आपको न्यूज चैनल्स देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या इंप्रूव करेगा, ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करेगा। यहाँ पर फेयर रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। तीसरा, इंक्रीज्ड वोटर कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, और ये स्ट्रेंथन करेगा किसको, डेमोक्रेसी को, ठीक है? सो अगेन इजी क्वेश्चन था, अगर आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स याद हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं ना। चैलेंजेस भी हैं, ऑब्वियसली बात है, चैलेंजेस टू इंश्योर ट्रस्टवर्दीनेस इन इलेक्शंस, ये तो आपको थर्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला क्या है, ईवीएम की सिक्योरिटी पे कंसर्न है ना? तो सबसे पहले ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोटर्स को अवेयर करना पड़ेगा कि जो ईवीएम्स हैं वो हैकेबल नहीं है, ठीक है? सो आप देख सकते हैं एलिगेशंस ऑफ टेम्परिंग एंड हैकिंग। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा इशू आपको ट्रस्टवर्दीनेस देखने को मिलती है। एड्रेसिंग सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज, अपग्रेडिंग आउटडेटेड हार्डवेयर एंड इंश्योरिंग रिलायबिलिटी। वोटर वेरीफाइबिलिटी, जैसे वीवीपैट, अब वीवीपैट को इसलिए तो इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो ट्रस्ट
एरोड हो रहा था ईवीएम्स पे, वो ट्रस्ट को दोबारा लेके आ सके। तो इसलिए क्या इंट्रोड्यूस किया, वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया। हैंडलिंग एलिगेशंस एंड मिस इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना, एलिगेशंस को हैंडल करना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज पे भी फोकस किया गया है, जैसे इंश्योरिंग सिक्योर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ईवीएम्स। ट्रांसपोर्टेशन पे भी क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं, तो उसकी वजह से एक तरह से ट्रस्टवर्दीनेस को बढ़ाने के लिए इसको पब्लिसाइज किया गया है। बिल्डिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस, तो कंडक्टिंग इंडिपेंडेंट ऑडिट्स करवाए जाते हैं और मॉक पोल्स करवाई जाती हैं, जिससे कि जो वोटर अवेयरनेस है वो बढ़े और एक तरह से पब्लिक का ट्रस्ट इंक्रीज हो। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेता है, जिससे कि जो पब्लिक का ट्रस्ट वर्दीनेस है इलेक्शंस पे वो बनी रहे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ दी स्टेप्स। क्लैरिटी है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड एवोल्यूशन ऑफ एमसीसी। एमसीसी पे एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। सो आप देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ एमसीसी 1960s में आपको देखने को मिला, लेकिन 1991 के बाद इसको ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूटिलाइज किया गया है। एनफोर्समेंट अगर करा जाता है तो ये कंसेंसस बेस्ड है, इसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं एग्जिस्ट करती है। की फंक्शंस, काम ही क्या है इसका, रेगुलेट करना कैंपेन एक्टिविटीज़ को, एक लेवल प्लेइंग फील्ड जनरेट करना और मीडिया पे भी रेगुलेशंस रखना। नाउ चैलेंजेस क्या एग्जिस्ट करते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं वो मैनेज नहीं होती हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैनेज नहीं हो पाते हैं, जो पावरफुल एंटिटीज़ हैं वो जो वायलेशंस वो करती हैं उस पर कोई एड्रेस नहीं हो पाता है, यहाँ पर टाइमली एक्शन नहीं हो पाता है ऑफेंडर्स के अगेंस्ट। सिग्निफिकेंस की अगर बात करते हैं तो एक एथिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को ये इंट्रोड्यूस करता है, एनहांस करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है लोगों का इलेक्शंस पे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर सोशल मीडिया भी एग्जिस्ट करता है। तो दीज आर सम ऑफ दी significant characteristics of MCC, right? Clear? Next आता है that is dispute resolution under representation of people's act. So आपका लास्ट क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। So इलेक्शन डिस्प्यूट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्शन पिटिशंस दायर करी जाती हैं कि भाई यहाँ पर इलेक्शन डिस्प्यूट्स हुए हैं। जूरिसडिक्शंस किनके पास है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के पास आपको देखने को मिलती हैं, स्पेशली हाई कोर्ट्स के पास देखने को मिलती हैं। प्रोसीजर की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं फाइल्ड विद इन 45 डेज ऑफ इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर्ड। तो जो भी जब इलेक्शन रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है तो 45 डेज हैं आपके पास, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन में कोई ना कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है। ठीक है, तो इलेक्शन पिटिशन दायर कर सकते हैं कहां पर, हाई कोर्ट में। ना पिटिशन क्या स्पेसिफाई करे, सबसे पहले ग्राउंड फॉर डिस्प्यूट, क्या ग्राउंड है, किस लिए आपने ये पिटिशन दायर की है। दूसरा, एविडेंस भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस आपने बोल दिया कि यहाँ पर गवर्नमेंट मशीनरी यूटिलाइज हुई थी और इसकी वजह से ये इंसान जीता है, भाई आपके पास प्रूफ भी होने चाहिए। ठीक है, तो यू नीड द प्रूफ टू। ना ग्राउंड्स फॉर डिक्लेयरिंग इलेक्शन वॉइड क्या क्या है, सबसे पहले अगर आपने कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करे हैं, जैसे ब्राइबरी या अनड्यू इन्फ्लुएंस यूटिलाइज किया है, इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की है किसकी, नॉमिनेशन की, नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इम्प्रॉपर काउंटिंग हुई है वोट्स की, तब भी आप इलेक्शन पिटिशन दायर कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन करवाना है अगर आपने कैंडिडेट का, तो भी आप इलेक्शन पिटिशन दायर कर सकते हैं। केस लॉस आप देख सकते हैं, एन गोपालास्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर, सेट प्रेसिडेंट फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस एलिगेशंस। ऐसे ही आपको देखने को मिलता है एस रघुबीर सिंह गिल वर्सेस गुरचरण सिंह तोहरा, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है दीज आर दी सम ऑफ द केस लॉस जहाँ पर इलेक्शन पिटिशंस को दायर किया गया था। रेमेडीज क्या है, क्या लीगल फ्रेमवर्क है अगर आपका इलेक्शन पिटिशन दायर किया जाता है, तो जो अग्रीव पार्टी है वो अपील कर सकती है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके। तो लेकिन जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, मतलब हाई कोर्ट ने अगर जजमेंट दे दिया, तो जजमेंट अगर आपके खिलाफ है तो आप इलेक्शन पिटिशन सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जा सकते हो, लेकिन आपके पास कितने टाइम है, 30 दिन का टाइम है। ठीक है, तो मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो अब फाइनल होगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, अगर यहाँ पर कहा जाता है कि हाँ इलेक्शन डिस्प्यूट हुआ है, यहाँ पर माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो इलेक्शन को रद्द करा जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रेश इलेक्शंस आर कंडक्टेड इफ रिक्वायर्ड। जो कैंडिडेट्स हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन भी फेस कर सकते हैं। तीसरा, चैलेंजेस की अगर बात करते हैं इलेक्शन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, तो आप देख सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग जुडिशियल प्रोसेस है, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना वो पिटिशनर पे लाई करता है, मतलब जो पिटिशन लेके गया है कि भाई इस बंदे ने यहाँ पर माल प्रैक्टिसेस को यूटिलाइज करके इलेक्शन जीते हैं, तो वहाँ पर जो एलिगेशन लगा रहा है उसको प्रूफ यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ वहाँ पर है। इंपॉर्टेंट केस लॉस देख सकते हैं, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण बहुत फेमस केस है, जहाँ पर लैंडमार्क केस बन जाता है एक तरह से इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स का।
मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डिफाइन द स्कोप ऑफ इलेक्शन लॉ, ठीक है। एंड रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो ये एक न्यूट्रल अथॉरिटी की तरह डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में मदद करता है, क्योंकि एट द एंड जुडिशियल एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पर अपना फाइनल डिसीजन सुनाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या बन जाता है, एक न्यूट्रल अथॉरिटी बन जाता है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की। क्लैरिटी है, ठीक है जी। सो दीज वर दी क्वेश्चंस, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, जहां पर हम इलेक्शंस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, राइट। सो दिस इज द टॉपिक, इलेक्शंस को हमने यहाँ पर फुली कंप्लीट किया है। जितने भी चीज़ें इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ में रही हैं दैट इज ऑल्सो वीव कवर्ड, एंड जो प्रीवियस क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं दैट इज ऑल्सो वीव कवर्ड, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।